औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो है हमारा जो एक्सरसाइज और मैथ के हवाले से जो हमारे लेक्चर थे 7 क्लास के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें जो है हमारा आज इसका पहला ही लेक्चर होगा। और इसमें पहला जो यूनिट है वो सेट का है। इसके बारे में हम जो है कंप्लीट ये एक्सरसाइज सेट के बारे में होगी। तो सेट्स असल में होता क्या है, सेट्स क्या होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन एक दफ़ा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है आ वेल, यहाँ पे लिखी हुई है 1 पेज पे ही, आ वेल डिफाइंड collection of distinct object is known as a set। वो कहता है जो सेट होता है वो एक तो नंबर 1 पे वेल डिफाइंड होना चाहिए और दूसरा वो कहता है कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ सेट। इसमें अब ये बात बताने वाली ये है कि वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड वो होते हैं यानी कि उसको एक अच्छी तरतीब से बेहतरीन तरीके से उसको यानी कि अगर मैं आपको डेफिनेशन के साथ बताऊं, उसकी ट्रांसलेशन के साथ, तो एक अच्छी तरतीब से लिखा जाए, यानी कि वो जो लिखे हुए हैं जो है वो अच्छे तरीके से लिखे हों वेल डिफाइंड करके। ठीक है। डिस्टिंक्ट वो है कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो अगेन से रिपीट ना हो। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ए है, बी, सी, डी, ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड ये कैसे है कि ये एक तरतीब से लिखे हुए हैं, ये ऐसे नहीं है कि आपने पहले बी लिख दिया है फिर ए लिख दिया, इसको कहते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है जी। यानी कि एक तरतीब से वेल अच्छे तरीके से लिखने को आप जो है वेल डिफाइंड कहेंगे। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो एलिमेंट है, ये अगेन से रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी आया है, डी के बाद ई आएगा, कभी भी ए नहीं आएगा। ठीक है। यानी कि वो नंबर्स हैं वो रिपीट ना हो दोबारा अगेन से, उसको आप कहेंगे सेट। ठीक है जी। जी। तो इसको आप जो है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट जो है इसके बारे में ये कहेंगे और इसको आप सेट कहेंगे। आगे मज़ीद थोड़ी सी ये पढ़ लेते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट नंबर इंक्लूडेड इन अ सेट आर कॉल्ड अ एलिमेंट। यानी कि जो इसमें जो नंबर्स जो होंगे, जो भी नंबर होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे या नंबर्स होंगे जो इसमें शामिल होंगे, उसको एलिमेंट कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। ठीक है। आ सेट ऑफ अ डिस्प्लेड द राइटिंग इट्स मेंबर्स इन अ रो एंड इनक्लोजिंग देम इन पेयर ऑफ ब्रैक्स। इस ब्रैकेट को आप पेयर ऑफ ब्रैक्स कहेंगे। जो मेंबर होंगे, यानी कि वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है उसमें डिस्प्ले किया जाए सेट में, उसको लिखा जाए, कोई भी नंबर होगा उसको इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, उसको आप जो है सेट कहेंगे। ठीक है जी। इसमें जो थोड़ी सी डिटेल बताने वाली ये थी। तो आगे हम चलते हैं मज़ीद इसकी जो है एक्सरसाइज उसकी तरफ। अगर और मज़ीद अगर इसका कुछ बताना होगा तो इंशाल्लाह मैं बताता जाऊँगा। जी। आगे यहाँ पे पहला ही जो है क्वेश्चन है, वो कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स एंड विच आर नॉट। वो कहता है ये बताएं, ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन से जो है वो सेट है, आर सेट, एंड विच आर नॉट, और कौन से ऐसे हैं जो सेट नहीं है। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के लिए नोट किया हुआ है। तो इसको आपने जो है अच्छे से समझ लेना है, तो बहुत ही आसान। तो सेट मैंने अभी भी आपको बताया, एक तो वो वेल डिफाइंड हो, इसकी 3 जो है अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन के मुताबिक 3 निशानियां हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी एक तरतीब से लिखा जाए। तरतीब कौन सी कि 0 के बाद हमें पता है क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसे एक तरतीब से उसको आप सेट कहेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें था डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट क्या है कि वो नंबर जो है वो रिपीट ना हो, उसको भी आप सेट कहेंगे। और
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो नंबर्स हैं वो एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो इस ब्रैक्स में लिखा जाए। ठीक है, ब्रैकेट में जो कर्ली ब्रैकेट है, इसको कर्ली ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप, इसमें लिखा जाए उसको आप सेट कहेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है, सेट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कलेक्शन ऑफ अ गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। वो कहता है जो अच्छे प्लेयर होते हैं उसकी कलेक्शन को अगर की जाए, तो फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ ए सेट है कोई, एक नाम मैंने दिया खुद से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बी सी डी कोई भी। अच्छा, एक सेट है, वो कहता है वहाँ पे गुड प्लेयर हैं ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के गुड प्लेयर हैं। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अफरीदी अगर मैं लिखता हूँ, या फिर इसी तरह शोएब अख्तर लिखता हूँ अगर, या और हमारे जो क्रिकेट में प्लेयर हैं मुझे बताएं। अब शोएब अख्तर की जगह पे कोई और प्लेयर भी आ गए हैं। ठीक है जी, यानी कि प्लेयर जो है वो चेंज हो सकते हैं। जितने भी गुड प्लेयर हैं, एक एज के बाद वो जो प्लेयर होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू टीम में प्लेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ इसमें गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, इसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट ये था कि वो रिपीट ना हो, और वेल डिफाइंड ये है कि हम जो नंबर हैं वो एक तरतीब से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अब यानी प्लेयर चेंज होते रहते हैं, प्लेयर चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट लिखेंगे। ठीक है जी, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आर नॉट सेट या इज़ नॉट सेट। ठीक है, इज़ नॉट सेट, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे दूसरा है आ कलेक्शन ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ सोलर ईयर। वो कहता जो कंप्लीट सोलर यानी सारा पूरे एक साल में जो मंथ होते हैं उसकी अगर कलेक्शन करें तो उसको सेट कहते हैं। बताएं कि सेट है या नहीं। ये सेट है होगा, यहाँ पे लिखेंगे यस इज़ अ सेट। अच्छा, ये क्यों क्यों सेट है, उसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, समझाई है, उसके मुताबिक अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जनवरी, तो वो जनवरी जो है वो जनवरी ही रहना है। उसने जो है फरवरी उसको हम नहीं कह सकते, या इसको जून या अगस्त, जनवरी को चेंज नहीं कर सकते, जनवरी जनवरी ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह फरवरी, इसी तरह मार्च, यानी ये पूरा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पूरे एक साल के मंथ के नाम लिखूँ, तो कोई भी जो मंथ है वो रिपीट भी नहीं होगा। यहाँ पे कोई मंथ रिपीट नहीं होगा, यानी मार्च अगर एक दफ़ा आया है तो दूसरी दफ़ा मार्च नहीं आएगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड कैसे है कि जनवरी के बाद फरवरी ही आएगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है कि फरवरी से पहले जो है सॉरी फरवरी के बाद मार्च नहीं आया जनवरी आ गया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था यस इज़ अ सेट, ये सेट होगा। ठीक है, अच्छा आगे आ कलेक्शन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है जो मुस्लिम कंट्री है उसकी अगर कलेक्शन की जाए तो वो भी बताएं मुझे, वो सेट होगा या वो सेट नहीं होगा। ये भी सेट होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस इज़ अ सेट। वो सेट क्यों है, क्योंकि अगर मैं बताऊं अब पाकिस्तान है, ये एक मुस्लिम ममालिक है। ठीक है जी, इसी तरह ईरान अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, इसी तरह सऊद अरेबिया लगाऊं अगर मैं यहाँ पे, यानी कि जितने भी इस्लामी ममालिक अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अलावा कोई और पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान ही है, वो ये मुस्लिम ममालिक है। ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इसी तरह और भी जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा एक सेट में अगर इसको क्लोज किया जाए, कभी भी पाकिस्तान एक दफ़ा आया दूसरी दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, यस इज़ अ सेट। आगे आ कलेक्शन ऑफ अ कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। अब यूरोपियन ममालिक जो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं मगरबी तहजीब के,
जितने भी ममालिक हैं वो भी यानी इंग्लैंड है, अमेरिका है, इसी तरह और जो इसके ममालिक हैं वो कभी भी रिपीट, अमेरिका एक ही है आपको पता है, ठीक है, और इसी तरह इंग्लैंड है, या और इसी तरह के अगर कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन ममालिक की हैं, वो मुझे बताएं कि कभी भी वो रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, सेट है, ठीक है, इज़ अ सेट, इसको आप लिख सकते हैं यस ये सेट है, ठीक है। आगे जो है 5 वाला, आ कलेक्शन ऑफ आ 7 कलर्स और इन आ रेनबो, जो हम देखते हैं स्काई पर जो रेनबो बनी होती है, खैर इस तरह की तो नहीं होती, यानी कि इस शेप की होती है, ऐसे डॉट की शेप की होती है, जिसको हम आर्च भी कह सकते हैं। तो इस शेप की जो होती है, कभी भी इसमें कलर है वो रिपीट नहीं होता। जैसे मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे रेड है, फिर यहाँ पे ब्लैक होगा, फिर इसी तरह यहाँ पे आप येलो लगा लें। अगर मैं इसका एक सेट बनाऊँ तो ये ऐसे नहीं होगा कि कोई नंबर रिपीट होगा, यानी रेड के बाद आगे जाके रेनबो में हम अपनी मर्ज़ी से तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन रेनबो जो बनी होती है वहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है, और वेल डिफाइंड होता है। अगर रेड है तो रेड आगे जाके नहीं आएगा, एक अच्छी एक तरतीब से होगा, ठीक है जी। इसको भी आप क्या कहेंगे, इज़ अ सेट, ठीक हो गया जी। इसी तरह 6 वाला कहता है आ कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे वो कहता है अगर कोई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का कोई सेट बनाएं, तो उसको आप क्या कहेंगे, अपना सेट कहेंगे या और इज़ नॉट सेट कहेंगे। तो इसको भी आप सेट कहेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कहता है, तो 10 नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, और इसी तरह 2 सो ऑन, वो 10 तक उसने कहा है, तो 10 तक ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो रिपीट हो, ये और वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड कैसे, 1 के बाद 2 ही आएगा और 2 के बाद 3 आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 3 के बाद जो फिर 1 आ जाए, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर जो सेट होता है ये एक तरतीब से होता है, वेल डिफाइंड होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इज़ अ सेट, ठीक है जी। इसको भी आप जो है यस लिखेंगे। इसी तरह आगे इसका जो है 7 पार्ट, इसमें वो कहता है अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। अब अगर स्टोरी बुक जो है जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट हैं जिस बुक में आप, उसका अगर कलेक्शन की जाए, उसको फ़र्ज़ करें एक सेट बनाया जाए, तो आपकी जो स्टोरी बुक है जिसमें आप इंटरेस्ट है वो चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है, यानी कि एक बुक को आप पढ़ के वो बुक आप एक ही बुक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आपका ये नहीं है कि एक बुक में इंटरेस्ट है, आपकी जो बुक है, फ़र्ज़ करें अभी आप जो है कासिम अली शाह की कोई या किसी और की, मैं ये एक नेम अनाउंस नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बताने, इस सेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी बुक में आप इंटरेस्ट है तो वो बुक चेंज हो सकती है, ठीक है जी। यानी कि आप जो उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसका एक कलेक्शन करके सेट बनाऊँ तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। बुक, उस बुक की जगह पे कोई और बुक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक ही बुक आप पढ़ी जा रहे हैं जी, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी है, ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे इज़ नॉट सेट। इसी तरह यहाँ पे लिखा अ कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे अगर वो कहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे जाएं, कलेक्शन किए जाएं, यानी सेट बनाया जाए। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ए का सेट बनाता हूँ, ए बी सी सोन जी तक, ये जितने भी हमारा जो अल्फ़ाबेट्स हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये वेल डिफाइंड होंगे ये वेल डिफाइंड भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं। क्यों? क्योंकि ए के बाद बी ही आएगा और बी के बाद सी ही आएगा। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सी के बाद कभी ए आ जाए या सी के बाद डी आना चाहिए और डी के बाद आपने एच लिखा हो, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये एक वेल डिफाइंड से लिखे होंगे, एक अच्छी तरतीब से, सीधी तरतीब से, और दूसरा डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि नंबर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे यस और इज़ अ सेट, ठीक है जी। आ कलेक्शन ऑफ दी होल नंबर अगर को कहता कलेक्शन की जाए तो वो बताएं सेट होगा या नहीं। होल नंबर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपको, होल नंबर को डब्ल्यू से शो करते हैं, और ये होल नंबर जो होते हैं यानी मुकम्मल, उर्दू में अगर इसको बताऊँ तो मुकम्मल अदाद का ये सेट होता है। तो इसमें 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ऐसे ये सारे नंबर चलते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट होगा, ठीक है। एक और वेल डिफाइंड होंगे, एक तरतीब से ये हम आगे लिखते जाएंगे। तो इसलिए इसको भी आप लिख सकते हैं यस इज़ अ सेट। आ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, तो यहाँ पे इवन नंबर का जिक्र हुआ है, तो इवन नंबर को हम ई से शो करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं सेट बना के आपको बताऊँ कि इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन और जो हमारा यहाँ पे 2 4 इसी तरह 6 8 10 सो ऑन आगे ये चलते जाएंगे। तो इसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो वेल डिफाइंड हो, यानी एक तरतीब से लिखे हुए हैं, और दूसरी बात ये डिस्टिंक्ट है। तो यानी कि 2 के बाद अगर 4 है तो 4 ही आना है, 2 के बाद 3 नहीं आएगा, या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे 4 आ गया तो अगेन से यहाँ पे 2 आ जाए, ऐसे नहीं होगा। एक वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस इज़ अ सेट, ठीक है जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट इसकी पढ़ लेते हैं, मैंने लिखी नहीं है वैसे, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। कहता है राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट डाउन दी फॉलोइंग सेट्स इन दी टेबुलर और रूस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे बात जो है एक टेबुलर और रूस्टर फॉर्म, दोनों एक ही फॉर्म होती है, ठीक है। टेबुलर को रूस्टर भी कहते हैं, रूस्टर को टेबुलर भी कहते हैं। अच्छा, ये होती क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको इसके बारे में डेफिनेशन के साथ आपको बता देता हूँ। ये देखें लिखा हुआ टेबुलर फॉर्म और रूस्टर फॉर्म। इन दिस वे all element or numbers of a set are actually displayed for the purpose. The elements are tabulated horizontally within in a pair of bracts. Pair of bracts में commas are placed between the element. वो कहता है ऐसे नंबर जिनको आप इस ब्रैक्स में लिखें, यानी कि इसका नाम जो पेयर ऑफ ब्रैक्स, और हर एक एलिमेंट को एलिमेंट के दरमियान में, बिटवीन मीन दरमियान में जो है कोमाज यूज़ किया जाए, उसको आप क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सॉरी, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ कहेंगे। जैसे कि ये इसकी एग्जांपल में लिखी हुई है कि a इक्वल टू 0 कोमा 2, फिर आगे कोमा है, आगे 4, फिर कोमा 6, यानी कि कोमा लिखा जाए हर एलिमेंट के दरमियान में, और इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाए, इसको आप टेबुलर फॉर्म कहेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है वो कहता है आ सेट ऑफ दी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। वो कहता है एक सेट बनाएं जो कि पहले 10 नेचुरल नंबर का हो। नेचुरल नंबर आप जो है सबको, मुझे उम्मीद है वैसे आपको पता होगा, उसको हम n से शो करते हैं इक्वल टू, और इसका वो कहता है सेट बनाएं। तो सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट, जिसको पेयर ऑफ ब्रैक्स भी कहते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट में नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा जी, ठीक है जी। यानी कि सिर्फ उसने हमसे जितना पूछा उतना हमने उसे बता दिया। वो कहता सेट ऑफ दी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। वो कहता सेट बनाएं जिसमें 10 नेचुरल नंबर हो। तो ये देखिए मैंने 1 से लेकर 10 तक एक सेट बना दिया, यही हमारा इसका आंसर होगा जी। अब दूसरा है, वो कहता सेट ऑफ दी फर्स्ट 6 होल नंबर्स।
पहले 6 जो है होल नंबर्स हमने उसको बताने हैं। होल नंबर जो है वो W से शो करते हैं, ठीक है जी। और ये होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद होते हैं, तो ये 0 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि जस्ट आपने ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इसको ये कौन सी फॉर्म होती है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। इस फॉर्म को आप क्या कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। और इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये फॉर्म जो जिसमें मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसको आप टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। आगे इसका 3 क्वेश्चन, इसमें वो कहता है सेट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो हमने जो है पाकिस्तान के जो कैपिटल हैं उसके हमने जो है नाम लिखने हैं और उसका एक सेट में जो है वो हमने लिखना है। तो इसमें जो है कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं जी लिख लेता हूँ, ठीक है जी। यानी कि सेट को एक नाम देना है, तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पे नाम दे देंगे। इसमें जो प्रोविंशियल कैपिटल हमारे जो पाकिस्तान के कैपिटल आएंगे, इसमें कौन कौन से होंगे, लाहौर होगा, ठीक है। आपने सिर्फ सेट बनाना है। इसमें और क्या है, कराची और कोयटा और इसमें जो है तकरीबन पेशावर आ सकता है, पेशावर भी जो है इसका। तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 इसके पाकिस्तान के जो है प्रोविंशियल कैपिटल है। तो ये मैंने यहाँ पे एक सेट बना दिया, ठीक है। इसको सेट में लिखना था बस, और कुछ भी नहीं आपने करना। आगे ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। अच्छा जी, 4 वाले में कहता आ सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15। अब हमने एक सेट बनाना है इवन नंबर का। इवन नंबर मैंने आपको बताया है, तो इवन नंबर को हम ई से शो कर लेते हैं। तो वो कहता है लेस देन 15, यानी कि एक इवन नंबर हो लेकिन वो 15 से कम हो, ठीक है, छोटे हों, उससे ज़्यादा हमने इवन नंबर नहीं लिखने हैं। तो इवन नंबर जो हमारे हैं वो 0 से शुरू होते हैं और इसको आप इसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 जी 14। तो यहाँ तक जो है हमारे इसके ये इवन नंबर होंगे ये सारे, तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे है आ सेट ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 16। अब हमने ओड नंबर बताने हैं। ओड को हम ओ से शो करते हैं, ठीक है। आप ये जो सेट हैं ये सारे अच्छे से इसको याद कर लेंगे अच्छे से, तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ओड नंबर, अब आपको ओड नंबर का पता होगा, 6 क्लास में हो गए हैं। तो ओड नंबर जो होते हैं वो हमारे जो है 1 से शुरू होते हैं, चूँकि यहाँ पे वो कहता है लेस देन 16, यानी 16 से जो छोटे नंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, हमें लेस देन चाहिए, कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 3 आता है, फिर 5 7 9 11 इसी तरह 13 और 15, ठीक है जी। ये सारे नंबर जो हैं वो क्या है, ओड नंबर। तो चूँकि 16 से लेस चाहिए थे, तो ये 16 से मैंने लेस लिख दिए, ठीक है जी। आगे 6 वाला आ सेट ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 16 एंड 18। अब इवन नंबर हमसे पूछता है, वो कहता है मुझे बताएं एक सेट बनाएं। मैं यहाँ पे एक सेट का नाम लिख लेता हूँ ए, ठीक है। ये और ब्रैकेट से शुरू होता है। वो कहता है 16 और 18 के दरमियान में इवन नंबर बताएं। अब इवन नंबर वो होता है, इवन नंबर की अगर आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊं कि इवन नंबर वो होता है जिसको हम 2 पे कंप्लीट डिवाइड कर सकें
या फिर जो है वो एक 2 के टेबल में यानी कि आता हो, बस वो इवन नंबर होगा और 2 के साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 16 है, ये 2 के साथ डिवाइड होता है, 18 भी 2, ये इवन नंबर है। अब इसके दरमियान में 16 और 18 के दरमियान में यहाँ पे आता है 17, तो 17 तो जो है वो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, और 2 के साथ डिवाइड भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान में बिटवीन में कोई भी इवन नंबर नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, खाली सेट लिखेंगे, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आगे 7 वाला, आ सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 11 एंड 14। अच्छा, यहाँ पे अब हमसे ओड नंबर पूछ रहा है। ओड नंबर वो नंबर जैसे यहाँ पे मैंने 17 लिखा, यानी वो नंबर जो कंप्लीट 2 पे डिवाइड भी ना हो और 2 के टेबल में मौजूद ना हो। तो आप यहाँ पे ओड नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पे वो कहता है 11 और 14 के बिटवीन में नंबर हो, वो आप ओड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप देखें 11 के बाद 12 आता है तो ये इवन नंबर है, 12 के बाद 13 आता है तो 13 यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे, क्योंकि 13 ना तो 2 के टेबल में आता है और ना 2 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए ये ओड नंबर है। आगे इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसमें जो है वो यही कहता आ सेट ऑफ अ इवन नंबर 7 8, वो कहता है सेट ऑफ अ इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 110। आपने 100 और 110 के बिटवीन में जो है इवन नंबर्स लिखने हैं। तो आप जो है अब 100 नहीं लिखेंगे, 100 के बाद आता है 101। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर होगा, क्योंकि ये 2 के साथ डिवाइड भी नहीं होता और जो है 2 के टेबल में भी नहीं आता। तो इसके बाद आता है 102, इसी तरह 104, 106, 108 और इसके बिटवीन में लिखना है। इसका मतलब है यहाँ तक हमारा इसका ये आंसर होगा। ठीक है जी, आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसमें जो है क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप जो है डिटेल से समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम बुक में देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है राइट डाउन दी फॉलोइंग सेट्स इन दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वो कहता है ये जो आपको मैंने इस फॉर्म को आप टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है जी, और इस रोस्टर फॉर्म को वो कहता है किस फॉर्म में लिखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, हम किसी नंबर को यहाँ पे देखें, एक थोड़ी सी डिटेल जो है उसके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता मैथमेटिक्स, ये लिखा डिस्क्रिप्टिव सेट ऑफ सेट, मैथमेटिशियन हैव डेवलप मैनी वे ऑफ टू डिस्क्रिप्ट a set, however following 2 way of include in your syllabus। बल्कि यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की शायद डेफिनेशन है। इन दिस वे a phrase or sentence is used to describe the set in which clearly describes the members of a set। वो कहता है जो सेट होगा उसको एक सेंटेंस की शक्ल में लिखने को आप क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव सेट कहेंगे। यानी कि इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखना है उसको आपने। यहाँ पे ये जैसे ये सेट लिखा हुआ है, इसको आपने एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिख देना है, उसको आप जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे, यानी डिटेल से उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये ए सेट कौन सा बना हुआ है, AEIOU। अब ये कौन सा है, वोवल्स नंबर हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं आ सेट ऑफ आ वोवल्स नंबर। ठीक है, उसको बता सकते हैं इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं, या फिर जस्ट आप लिखेंगे
इसके आंसर में ए इक्वल टू, इसको आप किस में लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अगर स्टेटमेंट लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसको बता के आगे आप जो है इसको लिख देंगे एक स्टेटमेंट की शक्ल में, फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें आप द सेट ऑफ ये किसका है, वोवल नंबर्स। ठीक है जी, नंबर वोवल्स, खैर ये नंबर तो नहीं होंगे, वोवल्स इन दी अल्फ़ाबेट कौन से हैं, इंग्लिश के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है जी, जस्ट क्या लिखना है, आ सेट ऑफ आ वोवल्स इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी कि ये किसका सेट है, अल्फ़ाबेट वोवल, जो इंग्लिश के वोवल्स है 5 होते हैं, तो उसका ये सेट है। जस्ट ये हम स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, आगे जो है इसका क्वेश्चन 2 और ये 3 है। अच्छा जी, सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फॉर्म। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप इसे लिखेंगे तो वो क्या तरीका होता है, ये डब्ल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू, इसके आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पे ये होल डब्ल्यू किससे किसको शो करता है, होल नंबर्स को। तो ये 0 1 2 3 यानी 3 तक जो है हमारे इसमें होल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं लेस देन 4, यानी कि यहाँ इतना भी लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आगे आप ये भी बता सकते हैं कि लेस देन 4। ठीक है जी, लेस देन 4 यानी 4 से लेस है ये नंबर जो होल नंबर में है। ठीक है जी, अगर आप इतना भी लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, आपका आंसर ठीक होगा। अच्छा, नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे एन नेचुरल नंबर को शो करता है, तो ये आप इसको आप लिखेंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और आंसर में आप जो है लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि ये 100 होना चलते जा रहे हैं, तो बस आप इतनी स्टेटमेंट दे दें कि द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स जी। तो यहाँ पे आगे हमारा इसका तीसरा पार्ट, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट देंगे ई इक्वल टू, अब इवन नंबर हैं ये, 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6 ऑन, तो आप जस्ट लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर बस, यानी कि ये किसका सेट है, इवन नंबर्स का सेट है बस। आगे अब ये ओड नंबर है तो ये भी आप ऐसे ही लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ओ इक्वल टू आप लिख देंगे द सेट ऑफ ओड नंबर। ठीक है जी,
अच्छा जी, आगे अब बी ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बी एक कोई सेट है, यहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं 3, 6, 9 और इसी तरह ये 12 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोई सेट नहीं बन रहा, यानी इवन और नेचुरल नंबर होल नंबर कोई भी सेट नहीं है। यहाँ पे ये 3 का टेबल लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, आगे ये सोन जो है पूरा टेबल चलता जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे कि इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आप पूरी लिखेंगे स्टेटमेंट, आगे लिखेंगे बी और उसको बताएंगे कि द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीपल्स का सेट हो ये है। तो आप इसको ऐसे स्टेटमेंट में लिख देंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखें, ये 5 का मल्टीपल्स का सेट है, यानी 5 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, बस 20 तक लिखा हुआ है। तो इसमें भी आप जो है लिखेंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे। उसके बाद इसके आंसर में आप लिखेंगे सी इक्वल टू द सेट ऑफ 1 2 3 4, यानी कि उसको बता सकते हैं कि पहले द सेट ऑफ, चूंकि ये पूरा टेबल नहीं है या आगे तक सो ऑन नहीं है जैसे ये है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि 5 का मल्टीपल्स है, लेकिन पहले जो है वो 4 के साथ जो मल्टीपल्स है, ठीक है। आगे डी वाला यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 6, अब यहाँ पे ये भी कोई सेट नहीं है, चूँकि तो आप लोग जो है उसको बताएंगे कि ये कौन सा सेट है। इक्वल टू जी, तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई सेट नहीं बन रहा, ये कोई भी जो है कोई मल्टीपल नहीं है, ये कोई टेबल नहीं है, तो ये फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर कौन से, अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के तौर पे कि 4, ये 4 के फैक्टर हैं। कैसे 4 के फैक्टर हैं, अगर आप 4 के फैक्टर बनाना चाहें तो आप क्या देखते हैं, उसको देखते हैं कि ये किस किस टेबल में आता है। यानी 4 से पहले पहले ये एक तो 1 के टेबल में आता है, एक इसका फैक्टर ये बन गया, दूसरा ये 2 के टेबल में आता है, और तीसरा ये खुद के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर जो है 1 2 3। तो आप यहाँ पे जो है आंसर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और आंसर में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 4। बस उसे जस्ट हम बता देंगे कि ये जो सेट बना हुआ है ये 4 के ऑल फैक्टर हैं, ठीक है, 1 2 4, क्योंकि ये किसी गिनती में तो नहीं आता है, तो ये ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है कि ये फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम उसकी स्टेटमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आगे 5 6 7 8 9 और ये तकरीबन 9 वाला क्वेश्चन है शायद। अच्छा, f इक्वल टू 1 2 3 6, अब ये भी कोई गिनती भी नहीं है, कोई जो है होल नंबर्स या सेट भी कोई भी नहीं। 1 2 3 के बाद 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 आया हुआ है, इसका मतलब है ये भी फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं, ये 6 के फैक्टर हैं। कैसे, अब जो 6 के फैक्टर में अगर मैं आपको बताऊँ कि बनाएं इसके, तो आप इसको पहले तो देखेंगे 1 के टेबल में, 2 के टेबल में ये आता है तो 2 लिखेंगे, 3 के टेबल में भी आता है 3 4 के टेबल में ये नहीं आएगा 6, इसी तरह 5 के टेबल और 6 खुद के टेबल में 1 2 3 और 4।
तो ये फैक्टर बने हुए हैं, तो हम वही स्टेटमेंट दे देंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले लिखेंगे, फिर एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, 6 के ये ऑल फैक्टर है, बस इतनी सी स्टेटमेंट दे देंगे। यहाँ पे फिर आगे 1 2 5 और 10 ये भी जो है फैक्टर्स ही हैं, तो आप इसको भी आप ऐसे लिख देंगे कि द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10, ये 10 के फैक्टर। ठीक है जी। वैसे उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से जो है वो समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आगे हमारा ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझना है। वैसे बहुत ही आसान है, कोई इतना डीपली नहीं है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको स्टेटमेंट इसकी दिखाता हूँ क्वेश्चन में। स्टेटमेंट में उसने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता कंसीडर द सेट ए 0 1 4 7 8 10 एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। वो कहता है ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी है, कंसीडर ये सेट है, जितने भी ये नंबर लिखे हुए हैं, वो कहता है इसको देखें और बताएं कि ये जो नीचे मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये ट्रू कैसे हैं और फॉल्स कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ई शेप का ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक है जी, बिलोंग टू का मतलब होता है कि ताल्लुक़ रखता है, किसी से ताल्लुक़ रखना, यानी किसी के साथ जुड़ा होना, या किसी के जैसे यहाँ पे मैं इस सेट के मुताबिक आपको बताता हूँ। वो कहता है जो 0 है वो बिलोंग टू करता है, ताल्लुक़ रखता है ए से। ए से कैसे ताल्लुक़ रखता है, यानी ए में अगर मौजूद है तो देन ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये ए के सेट में मौजूद नहीं होगा तो देन हम उसको फॉल्स लिख देंगे, क्योंकि जस्ट उसने लिखा हुआ है कि ओ बिलोंग टू ए, यानी कि ओ उसका मतलब है 0 जो है वो बिलोंग टू करता है किससे, ए के सेट में। तो ए के सेट में देखें यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये 0 क्या है, इसका मतलब ये ट्रू है। दूसरे में वो कहता है 2 बिलोंग टू ए, तो जो 2 है वो कहता है बिलोंग टू ताल्लुक़ रखता है ए के सेट के साथ। तो यहाँ पे देखें ए के सेट में कहीं पे भी 2 है, तो यहाँ पे कहीं आपको 2 नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये गलत कह रहा है। तो इसके सामने आप फॉल्स लिख देंगे। जस्ट जल्दी जल्दी से आप ये करते जाते हैं। अब 5 बिलोंग टू ए, यहाँ पे 5 मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। वो कहता 1 बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू, यानी कि कोई भी, जैसे ये मैं इक्वल का सिंबल डालता हूँ, इक्वल, अगर इसके यहाँ पे ये लाइन लगी हो, इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिलोंग टू, अब इसमें लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है नॉट बिलोंग टू, यानी उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है इसका। तो 1 जो है वो ए में वो कहता है मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे देखें ए में मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे वो कहता नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो 4 बिलोंग टू ए वाकई जो है 4 जो है वो ए में मौजूद है, तो देन हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अब 9 बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू, ये डैश हमें बताती है कि नॉट बिलोंग टू ए, तो 9 यहाँ पे मौजूद नहीं है, देखें यहाँ पे कहीं भी 9 नहीं है, इसका मतलब ये सच कह रहा है, सही कह रहा है, तो ये हम लिखेंगे इसको ट्रू लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब 7 वाला वो कहता है 6 नॉट बिलोंग टू ए, वो कहता है जो 6 है वो ए में मौजूद नहीं है, तो सच कह रहा है, यहाँ पे देखें कहीं पे भी ए में मौजूद नहीं है, तो ये ट्रू होगा। अब ये 8 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कहता है 8 बिलोंग टू ए, 8 जो है वो ए में मौजूद है, यहाँ पे देखें वाकई में मौजूद है,
तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूँगा, ट्रू। आगे 9 वाला क्वेश्चन, 7 बिलोंग टू ए। तो 7 जो है वो ए में बिलोंग करता है, ये सच कह रहा है, तो ये टी लिख देंगे हम। आगे 50 बिलोंग टू ए, यहाँ पे 50 कहीं पे भी मौजूद नहीं है, तो देन ये गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स है जी।